यहाँ आ रहे होंगे, ऐसे में पहाड़ी की सुरक्षा सारिणी को सक्रिय करना सबसे अच्छा विकल्प है। काला बिल्ला जानता था कि दक्ष विशेष सतर्कता बरतता है। उसने निश्चित रूप से कुछ सुना होगा या उसने आने वाले खतरों को महसूस किया होगा, इसलिए उसने निश्चित रूप से पहाड़ी की सुरक्षा सारिणी को सक्रिय करने को कहा होगा। कुछ ही देर बाद काले बिल्ले ने पहाड़ी की सुरक्षा सारिणी को सक्रिय कर दी। पहाड़ी से निकलने वाली अदृश्य आभा को हर कोई महसूस कर सकता था। लाल पहाड़ी के बाहर मौजूद योद्धाओं ने इस सुरक्षा सारिणी के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। कौन ऐसा योद्धा है जिसने ऐसे गठन का निर्माण किया है? एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, दक्ष के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है? स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष परम योद्धाओं के लिए भी सुरक्षा सारिणी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। किसी भी सामान्य योद्धा के लिए सुरक्षा सारिणी का गठन करना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से दक्ष सबकी चर्चा के केंद्र में था। दक्ष ने भी गुफा से बाहर देखा। काले बिल्ले ने जिस सुरक्षा सारिणी का गठन किया था उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। काले बिल्ले की सुरक्षा संरचना मेरी उम्मीद से परे है। लुवाश राजकुमारी के साथ रहने वाली नीलाक्षी भी सुरक्षा सारिणी के गठन में महारत हासिल कर चुकी थी। उसने अपनी महान क्षमता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ी तबाही ला दी थी। सुरक्षा सारिणी के प्रभाव से स्वर्ग क्षेत्र के लगभग आधे से अधिक योद्धा। दक्ष सोचने लगा कि क्या काले बिल्ले में नीलाक्षी जैसी क्षमताएं हैं? काले बिल्ले के चेहरे पर गर्व का भाव था। मेरी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अन्यथा मैं नवी कक्षा के सुरक्षा सारिणी का गठन भी आसानी से कर सकता था। दक्ष जानता था कि काले बिल्ले की तारीफ करने पर वो और अहंकारी बन जाएगा। उसने कहा, इस समय तुमने 8वीं कक्षा की सुरक्षा सारिणी का गठन किया है। वैसे 8वीं कक्षा और 9वीं कक्षा में बहुत अंतर है। काले बिल्ले ने कहा, यह गठन जितनी देर तक रहेगा उतना ही मजबूत होता जाएगा, लेकिन 8वीं और 9वीं कक्षा की सुरक्षा सारिणी में बहुत अंतर होता है। दक्ष ने कहा, हाँ, 9वीं कक्षा की सुरक्षा सारिणी सर्वश्रेष्ठ युद्ध रचनाओं में से एक है। इसे तैयार करने के लिए हजारों पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। एक सामान्य योद्धा को तो पूरा पुस्तकालय ही पढ़ना पड़ सकता है। काला बिल्ला और गर्व से भर गया था। अब उसे एहसास हो रहा था कि वो आम योद्धाओं से अलग है। दक्ष को सुरक्षा सारिणी की संरचनाओं की कुछ समझ थी। वो जानता था कि एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सारिणी का निर्माण एक शहर के निर्माण से कहीं अधिक कठिन है। काले बिल्ले ने सोचा कि यदि दक्ष ने 9वें स्तर की सुरक्षा सारिणी के गठन का आग्रह कर दिया तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा। इसलिए उसने झिझकते हुए वास्तविकता स्वीकार की और कहा, लेकिन मैं जिस 9वें स्तर की सुरक्षा सारिणी का गठन करूंगा उसमें कई खामियां हो सकती हैं। दक्ष ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुख्य रूप से कुछ दुर्गम सुरक्षा रून हैं जिन्हें केवल विशेष सामग्री की मदद से ही उकेरा जा सकता है। 9वें स्तर की सुरक्षा सारिणी के गठन में रून तकनीक के कुछ हथियारों का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक होता है, काले बिल्ले ने कहा। दक्ष ने कहा, रून तकनीक के उच्च स्तरीय हथियार मैं मुहैया करवा सकता हूँ। हालांकि काले बिल्ले ने दक्ष को यह नहीं बताया कि 9वीं कक्षा की सुरक्षा सारिणी के कमजोर होने का मुख्य कारण यह है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर। कुछ देर बाद काले बिल्ले ने खांसते हुए कहा, दरअसल 8वीं कक्षा की सुरक्षा सारिणी किसी भी शक्तिशाली योद्धा को हरा सकती है। 9वीं कक्षा की सुरक्षा सारिणी का मैंने निर्माण किया था, लेकिन मैंने सुरक्षा सारिणी की केवल 10% क्षमता का ही इस्तेमाल करने में सफलता हासिल की थी। दक्ष आबाद था। उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि उसने काले बिल्ले को फिर से कमतर आंका था। दक्ष ने काले बिल्ले से पूछा, किस क्षमता के योद्धा इस सुरक्षा सारिणी को नष्ट कर सकते हैं? काले बिल्ले ने कहा, स्वर्ग क्षेत्र के भगवान को छोड़कर शायद ही कोई योद्धा इस सुरक्षा सारिणी को पार कर सकता है। दक्ष मुस्कुराने लगा। संजीव हंस और मनीषांक जैसे योद्धा भी इस सुरक्षा सारिणी को आसानी से नहीं पार कर सकेंगे। ये सोचकर दक्ष की बाँछें खिल गई। दक्ष को अब अपने दुश्मन के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अधिक शक्तिशाली योद्धा यदि उसके विरुद्ध जाएंगे तो चंद्र देवी निश्चित रूप से उसे सुरक्षा प्रदान करेगी।
हालांकि दक्ष को एक बात की चिंता थी कि यदि मायावी शक्ति से संपन्न कोई योद्धा उस पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वो सुरक्षा सारिणी को पार कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में दक्ष को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। शीर्ष योद्धा हमेशा दक्ष पर ध्यान नहीं दे सकते थे। इसके अलावा चंद्र देवी भी दक्ष से दूरी बनाकर रखना चाहती थी, इसीलिए दक्ष को उसने अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा। दक्ष जिस स्थान पर था वहां आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर रहने की आवश्यकता थी। दक्ष एक बार फिर गुफा के अंदर चला गया। उसने एक बोतल निकाली और बोतल में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट कर दी। अगले ही पल बोतल का आकार बढ़ने लगा। दक्ष ने काली बिल्ली से कहा, इस बोतल में हंस क्षेत्र के एक झरने का पानी है जिसका इस्तेमाल अमलतास औषधियां बनाने में किया जा सकता है। आओ मेरी मदद करो। कुछ ही समय में चंद्र देवी पवित्र समुदाय के सभी योद्धाओं को अपने साथ लेकर चली जाएगी। उन्हें इस समय प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि चंद्र देवी यदि कोई भी होशियारी करने की कोशिश करे तो उसे निपटा जा सके। दक्ष ने काले बिल्ले को और भी जरूरी आदेश दिए और फिर एकांत में चला गया। दक्ष के पास इस समय अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय था क्योंकि चंद्र देवी ने 1 महीने बाद उससे मिलने की बात कही थी। इसीलिए गुफा के अंदर दक्ष फौरन स्टोर पत्थर के अंदर चला गया और आध्यात्मिक साधना करने लगा। दक्ष ने अमलतास औषधि की एक बोतल निकाली और उसे निगल गया। हंस क्षेत्र से लौटने के बाद उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास समय का अभाव था। उसने अपनी क्षमता का जितना अधिक प्रदर्शन किया था उतना ही उसके लिए खतरा भी बढ़ गया था। ऐसे ही उसे जल्द से जल्द अपनी क्षमता को बेहतर करना था। स्टोर पत्थर में प्रवेश करने के बाद उसने समय के अभाव को पूरा कर लिया। स्टोर पत्थर के अंदर 2 महीने तक अभ्यास जारी रखने के बाद दक्ष ने अमलतास औषधि की 50,000 बूंदों का सेवन किया। दक्ष की क्षमता में काफी सुधार हुआ। उसकी शारीरिक क्षमता कई गुना बढ़ गई। अपनी क्षमता के विकसित होने से दक्ष को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दक्ष ने स्टोर पत्थर के अंदर ही स्पेस स्टोर की शक्तियों से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया और उसमें बताए गए सूत्रों का अभ्यास किया। अभ्यास पूरा करने के बाद दक्ष ने पेंटिंग के अंदर प्रवेश किया। पेंटिंग में पहले से ही पवित्र समुदाय के योद्धा मौजूद थे। पुष्पेश, सुरभि और पवित्र साम्राज्य के अन्य योद्धाओं ने हंस क्षेत्र में आयशाबाद और फतेहाबाद के योद्धाओं से हथियार छीन लिए थे। वो सभी शीर्ष स्तरीय हथियार थे। कई विकसित क्षेत्र के पास भी इतनी संख्या में संपन्न हथियार नहीं थे। हथियारों को देखकर दक्ष का चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इन सभी हथियारों को उच्च स्तरीय माना जाता है। परम योद्धा भी ऐसे हथियार को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। दक्ष उत्साहित दिख रहा था। दक्ष के साथ साथ पवित्र साम्राज्य के योद्धा भी उत्साहित थे। सुरभि ने कहा, आयशाबाद और फतेहाबाद के कई योद्धा उच्च क्षमता से संपन्न थे। उन्होंने तलवारबाजी की 1 लाख तकनीकों का अभ्यास किया था। दक्ष ने कहा, स्वर्ग क्षेत्र में कई ऐसे योद्धा हैं जिनकी शारीरिक क्षमता उच्च स्तरीय है। उन्होंने कई बरसों तक अभ्यास किया है। स्वर्ग क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा बेहद मजबूत है। उन्हें भारी मात्रा में संसाधन प्राप्त हुए हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सुरभि ने कहा, उन योद्धाओं के पास कई उच्च स्तरीय हथियार थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें अपने कब्जे में नहीं ले सके। दक्ष ने आह भरी और कहा, वो सभी उच्च क्षमता वाले योद्धा सूर्य की तरह हैं और हम उनकी तुलना में जुगनू मात्र हैं। हम उनके हथियार छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सभी हथियारों के निरीक्षण के बाद दक्ष को आभास हुआ कि उसकी क्षमता कितनी कम है। दक्ष ने पवित्र साम्राज्य के योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, अब कई क्षेत्रों के शक्तिशाली योद्धा मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने गौखुर क्षेत्र की प्रतियोगिता में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। वो मेरी वर्तमान क्षमता को जानते हैं। उन्हें मेरी प्रतिभा की पहचान है, लेकिन इसके साथ ही उनकी मंशा भी अच्छी हो, मुझे इस पर शक है। सुरभि ने कहा, क्या वो आपको धोखे से मारना या क्षति पहुंचाना चाहते हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए सामने की दिशा में देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि युद्ध की दुनिया में कोई अपने भविष्य के प्रतिद्वंदी की मदद करेगा? युद्ध की दुनिया में सभी योद्धा एक दूसरे के दुश्मन थे। सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। फिर हम क्या करने जा रहे हैं स्वामी? मोक्षनी ने कहा। दक्ष ने कहा,
इस दुनिया में जीवित रहने के लिए अपनी क्षमता को बेहतर करना नितांत आवश्यक है। जब तक हम दूसरे से शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक हमें ऐसे भाव महसूस होते रहेंगे जैसे मानो हम उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। मोक्षनी ने कहा, लेकिन आप उनके निमंत्रण पर क्या करने वाले हैं? दक्ष ने